Hello everyone and welcome back to my channel Teaching Diary. This is unit 1 of class 12th insurance and we are going to continue. इसके कुछ parts already uploaded हैं, तो अगर आपने नहीं देखे हैं, first you can go and watch that. So let's continue with the topic without wasting any time. The topic that we are going to cover today, it is about principles of general insurance. ये बहुत important topic है from examination point of view. जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं इंश्योरेंस के, द फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है, इसके अकॉर्डिंगली जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है वो कब एग्जिस्ट करता है, जब एक पार्टी ऑफर कर रही है कॉन्ट्रैक्ट का और दूसरी पार्टी उस ऑफर को या प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रही है. राइट, सो देयर आर टू पार्टीज. द फर्स्ट पार्टी इज इंश्योर्ड एंड द अदर पार्टी इज इंश्योरर. तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है इन दोनों के बीच में, जहाँ पे एक पार्टी जो है वो ऑफर करती है कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए और दूसरी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट एंटर करती है. राइट, तो जो पर्सन एंटर करते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट दे शुड एंटर द कॉन्ट्रैक्ट विद द फ्री कंसेंट. फोर्सफुली उनको कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए नहीं, they should not enter the contract forcefully. They should enter the contract with the free consent. Next principle is principle of utmost good faith. Now, principle of utmost, पहले देखिए एक इस principle को समझने से पहले you should understand what is the meaning of principle of caveat emptor. इसका मतलब होता है let the buyer beware. तो कोई भी जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहाँ पे गुड्स बेचे और खरीदे जाते हैं, ये उस वाले कॉन्ट्रैक्ट्स की बात हो रही है. दिस इज नॉट रिगार्डिंग द इंश्योरेंस. तो जो वाले कॉन्ट्रैक्ट जिसमें गुड्स को बेचा जाता है, खरीदा जाता है, तो वहाँ पे ये माना जाता है, ये वाला प्रिंसिपल जो है प्रिंसिपल ऑफ केविएट एम्प्टर, जिसका मतलब है कि लेट द बायर बीवेयर. ये वाला प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है कि जो भी बायर गुड्स खरीद रहा है तो ये बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है कि वो गुड्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे खरीदे. बट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट से, कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट से, जनरल कॉन्ट्रैक्ट से डिफरेंट होते हैं. ये इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है दे आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, जिसको प्रिंसिपल ऑफ उबिरिमा फाइट्स भी बोला जाता है. अब प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ का क्या मतलब है? इस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, जो कॉन्ट्रैक्ट है इंश्योरेंस का, इस कॉन्ट्रैक्ट में इंश्योरर और इंश्योर्ड दे शुड डिस्प्ले गुड फेथ टूवर्ड्स ईच अदर इन रिस्पेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट. यानी जब वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं तो दोनों पार्टी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इंश्योर्ड के लिए भी और इंश्योरर के लिए, कि जो भी कोई मटेरियल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, राइट, कोई भी फैक्ट्स है, दे शुड डिस्क्लोज ऑल द फैक्ट्स टू द ईच अदर. राइट, सो जो इंश्योर्ड है ही मस्ट voluntarily make full disclosure of all the facts which are material to the risk. राइट, तो इस वाले में फर्स्ट पॉइंट हम एक बार रीड कर लेते हैं कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में इंश्योरर और इंश्योर्ड होता है. तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इंश्योर्ड है ही शुड डिस्क्लोज ऑल दी, ही शुड प्रोवाइड फुल इंफॉर्मेशन, फुल डिस्क्लोजर. तो अगर if he is not disclosing anything, तो it means he is hiding something. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं इंश्योर्ड और इंश्योरर, तो इंश्योर्ड जो है वो ही शुड रिवील और डिस्क्लोज ऑल द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स. तो जैसे अगर एक एग्जांपल मैं इसमें देख के आपको समझा देती हूँ कि कोई मिस्टर एक्स है, वो हार्ट पेशेंट है, ठीक है, लेकिन जब वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा था तो उसने ये बात जो है वो छुपाई लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से. अब उसकी डेथ हो जाती है हार्ट अटैक की वजह से, तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है इट कैन रिफ्यूज टू कंपनसेट लीगल रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि जो मटेरियल फैक्ट था कि जो एक्स था, मिस्टर एक्स, उसको हार्ट पेशेंट था, ये बात जो है डिस्क्लोज नहीं की गई एट द टाइम ऑफ एंटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट. इसलिए बहुत जरूरी है कि जो भी material facts हैं they should be properly disclosed. That is the meaning of
utmost good faith. नाउ इसमें एक चीज और है, यहाँ देखिए, इंश्योरेंस जो है एक इनटेंजिबल प्रोडक्ट है, मतलब आप उसको यू कैन नॉट सी, यू कैन नॉट टच, बट इट कैन बी फेल्ट, इट कैन नॉट बी सीन और फेल्ट, राइट। सो इंश्योरेंस एक इनटेंजिबल प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे जो इंश्योरर है वो प्रॉमिस करता है कि वो इंश्योर्ड को कंपनसेट करेगा, बट ये प्रॉमिस इंश्योरर या इंश्योरेंस कंपनी कब फुलफिल करेगी, कब कंपनसेट करेगी, अगर इंश्योर्ड ने जो है वो सारी इंफॉर्मेशन अपनी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्क्लोज की है एट द टाइम ऑफ एंटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो डिस्क्लोज नहीं करता कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन और उसको बाद में लॉस हो जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो रिफ्यूज कर सकती है, कंपनसेट नहीं दे सकती। इंश्योरेंस कंपनी कैन रिफ्यूज टू कंपनसेट, राइट। ओके, फिर एक चीज इसमें और है, इसी तरह जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि इंश्योर्ड जो है उसको सारे मटेरियल फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज करनी चाहिए, किसको, इंश्योरेंस कंपनी को। इसी तरह इंश्योरेंस कंपनी को भी सारी चीजें इंश्योर्ड को बतानी चाहिए कि किस केसेस में, किस सर्कमस्टांसेस में इंश्योरेंस कंपनी जो है इंश्योर्ड को कंपनसेट करेगी, राइट। जैसे अगर अर्थक्वेक है तो अर्थक्वेक में क्या होता है, अर्थक्वेक में इन द केस ऑफ अर्थक्वेक इन गुजरात, नंबर ऑफ डिजास्टर विक्टिम्स फेल टू गेट रिलीफ फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। तो जितने भी विक्टिम्स थे जिनको बहुत लॉस हुआ था अर्थक्वेक जब गुजरात में आया था, तो इंश्योरेंस कंपनी ने उनको कंपनसेट नहीं किया था। क्यों? क्योंकि जो ये रिस्क ऑफ अर्थक्वेक जो है वो कवर नहीं था। तो ये चीज इंश्योरेंस कंपनी को भी क्लियरली बतानी चाहिए इंश्योर्ड को, मींस बोथ द पार्टी शुड डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन टू ईच अदर। इंश्योर्ड को बताना चाहिए कि उसकी प्रॉपर्टी के बारे में कोई भी ऐसी चीज है जो उसको डिस्क्लोज करनी है, तो ही मस्ट डिस्क्लोज ऑल द इंफॉर्मेशन टू द इंश्योरेंस कंपनी। इन अ सिमिलर वे इंश्योरेंस कंपनी शुड ऑल्सो टेल कि इस सर्कमस्टांसेस में कंपनसेशन मिलेगा और इस सर्कमस्टांसेस में कंपनसेशन नहीं मिलेगा। ओके, सो अगर पेपर में डेफिनेशन आती है अटमोस्ट गुड फेथ की, तो आप ये वाली डेफिनेशन जो मैं मार्क कर रही हूँ, ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, राइट। तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब क्या है कि ईच पार्टी इज लीगली ऑब्लाइज्ड टू डिस्क्लोज ऑल इंफॉर्मेशन which can influence other decisions to enter the contract। यानी इंश्योर्ड और इंश्योरर दोनों को ही जो है इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी चाहिए। सो दिस इज द समरी और कंक्लूजन ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ कि हर पार्टी जो है, चाहे इंश्योर्ड हो या इंश्योरर हो, should disclose all the information, and अगर इंफॉर्मेशन रिवील या डिस्क्लोज नहीं होती है, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड हो जाता है, इट बिकम्स। तो फिर इंश्योरेंस कंपनी जो है, अगर इंश्योर्ड ने कोई बात नहीं बताई, डिस्क्लोज नहीं करी और उसको लॉस हो जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी कैन डिनाई टू कंपनसेट द अदर पार्टी। Now coming to the next principle, principle of insurable interest। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। तो आप लिख सकते हैं कि इसका मतलब है कि इंश्योर्ड, यहाँ लिखा भी है, मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। यानी इंश्योर्ड जिस भी अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवा रहा है, उस प्रॉपर्टी में उसका इंटरेस्ट भी होना चाहिए। अब इसमें एक चीज है जो आपको याद रखनी है, जरूरी नहीं है कि जिस भी चीज प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस इंश्योर्ड करा रहा है वो उस प्रॉपर्टी का ओनर भी हो। सो लेट मी मेक माई सेल्फ वेरी क्लियर, राइट। देखो, इंटरेस्ट कब होता है? जैसे अगर आपके अपने कोई गुड्स है, यू आर द ओनर ऑफ सम गुड्स, तो आपका उस गुड्स में इंटरेस्ट है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, क्योंकि अगर गुड्स को कोई भी डैमेज हो जाता है या लॉस हो जाता है, तो आपको भी फाइनेंशियल लॉस होगा। इंश्योरेबल इंटरेस्ट कब होता है? इंश्योरेबल इंटरेस्ट तब बोला जाता है कि अगर
वो गुड्स जिसमें आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, अगर उन गुड्स को डैमेज होता है तो आप उस डैमेज की वजह से आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। तो देखो यहाँ पे लिखा भी है कब बोला जाता है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। A person is supposed to have insurable interest when the loss or the damage to the thing would cause the person to suffer financial loss। तो दो चीजें अभी तक मैंने इसमें बताई हैं कि इंश्योर्ड जो है ही मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अब इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि जिस भी चीज की आप इंश्योरेंस करा रहे हो, अगर उस चीज का लॉ आपको डैमेज हो जाती है वो चीज, तो उसकी वजह से आपको फाइनेंशियल लॉस होगा। अगर आप किसी भी गुड्स के ओनर हो तो उस गुड्स में आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, क्योंकि अगर वो गुड्स डैमेज हो जाते हैं तो उस डैमेज की वजह से आपको यानी ओनर को फाइनेंशियल लॉस होगा। बट इट ऑल्सो डज नॉट मीन कि सिर्फ ओनर को ही इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है, राइट। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं आपको देती हूँ, कोई ट्रस्टी है जो प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, तो ही ऑल्सो हैज इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन दी प्रॉपर्टी। लेकिन आप अगर आपका जो नेबर है, ठीक है, नेबर की जो प्रॉपर्टी है उसमें आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अगर नेबर की प्रॉपर्टी डैमेज होती है तो उसकी वजह से फाइनेंशियल लॉस नेबर को ही होगा, आपको नहीं होगा। तो जिसको फाइनेंशियल लॉस होता है उस बोला जाता है उसी का इंश्योरेबल इंटरेस्ट है उस प्रॉपर्टी में। तो अगर आप ट्रस्टी हो, राइट, अगर आप ट्रस्टी हो तो और आपने किसी की प्रॉपर्टी, यू आर होल्डिंग द प्रॉपर्टी ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, तो इट मींस you have insurable interest in the property। Now, four important components of insurable interest। ये important है। फर्स्ट क्या है कि कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए, राइट, इंटरेस्ट, लाइफ विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग इंश्योर्ड। अब इस लाइन का मतलब क्या है कि देयर शुड बी समथिंग दैट कैन बी इंश्योर्ड। कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जिसकी इंश्योरेंस पॉसिबल हो, जिसको इंश्योर्ड कराया जा सके, चाहे वो हाउस है, कार है, बिजनेस है, लाइफ है, हेल्थ है, एक्सेट्रा। सेकेंड पॉइंट, एनी ऑफ द अबव प्रॉपर्टी, राइट, इंटरेस्ट मस्ट बी सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। यानी आप जिस भी चीज का, ठीक है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, चाहे वो प्रॉपर्टी है, राइट है, तो इट मस्ट बी कवर्ड बाय द इंश्योरेंस पॉलिसी। यानी अगर आप कार इंश्योरेंस लेते हो तो कार जो है इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। तो पहला पॉइंट क्या है कि आप जो भी प्रॉपर्टी है या कोई भी चीज, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, लाइफ हो, हाउस हो, कार हो, तो दैट शुड बी लीगली बी इंश्योर्ड। तो देयर शुड बी समथिंग दैट कैन बी इंश्योर्ड। कुछ ऐसा होना चाहिए जो इंश्योर्ड किया जा सके। दूसरा क्या पॉइंट है कि जिसकी आप इंश्योरेंस करा रहे हो, चाहे वो प्रॉपर्टी है, दैट मस्ट बी सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। तो अगर आप कार इंश्योरेंस करा रहे हो तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस क्या है? कार है। थर्ड क्या है कि the insured must have formal legal relationship with the matter which is the subject of insurance। अब ये थोड़ी सी लीगल लैंग्वेज है। इसका मतलब है कि you must have a legal connection with what you want to insure। ठीक है, तो लीगल कनेक्शन होना चाहिए जिसकी आप इंश्योरेंस कराना चाह रहे हो। फोर्थ, the relationship between the insured and the subject matter of insurance must be recognized by law। एग्जाम्पल इसमें देखिए, यहाँ से मैंने इसमें बेसिकली बताया है कि जो लॉ है इट मस्ट एक्सेप्ट योर रिलेशनशिप विद द प्रॉपर्टी। तो जैसे हस्बैंड है, हस्बैंड कैन इंश्योर वाइफ लाइफ, क्योंकि लॉ जो है हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज करता है। सो बैंक जो है इसी तरह कैन इंश्योर द प्रॉपर्टी विच इज केप्ट एज कोलैटरल। तो किसी ने अगर बैंक से लोन लिया और अपनी प्रॉपर्टी गिरवी बैंक के पास रखवाई है एज अ सिक्योरिटी, कोलैटरल मतलब कि बदले में अपनी प्रॉपर्टी को एज अ सिक्योरिटी बैंक के पास डिपॉजिट करवाया है, तो बैंक जो है उस प्रॉपर्टी को इंश्योर करा सकता है, क्योंकि बैंक का उसमें फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, राइट। ओके, नाउ
एग्जाम्पल्स जो हैं यहाँ पे दिए हुए हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट में, कि अगर कोई हाउस है आपका और उसमें आग लग जाती है तो उसका मतलब उस फायर की वजह से प्रॉपर्टी विल बी डैमेज एंड यू विल सफर फाइनेंशियल लॉस. इट मीन्स you have insurable interest in that house, right? Okay. In life insurance, everyone is considered to have insurable interest in his own life. तो ये एक जनरल एग्जांपल दिए हुए हैं इसमें. तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब ये है कि जो भी आप प्रॉपर्टी हो या लाइफ हो, जिसका भी आप इंश्योरेंस करा रहे हैं, तो उसमें आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए. ठीक है. इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब है कि अगर उस प्रॉपर्टी में या गुड्स में दे गेट डैमेज, तो उस डैमेज की वजह से आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है. ओके. थर्ड इज प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी. व्हाट डज इट मीन, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी? प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का मतलब क्या है कि जितने भी इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, फायर इंश्योरेंस के, मैरीन इंश्योरेंस के, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होते हैं. सो यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर मैं कर दूं, जो फायर इंश्योरेंस है और ओनली मैरीन इंश्योरेंस, दे आर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. जो लाइफ इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. सो यहाँ पे इंडेमनिटी के अकॉर्डिंगली इसका क्या मतलब है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है, यानी जो इंश्योरर है, वो द इंश्योरेंस कंपनी और द इंश्योरर undertakes to compensate the insured for the loss caused to him or her due to the damage or destruction of the property insured. Now, my language seems to be little bit टेक्निकल, लीगल, सो इसको मैं सिंप्लीफाई कर देती हूँ कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो प्रॉमिस करती है इंश्योर्ड को कि अगर इंश्योर्ड को कोई भी फाइनेंशियल लॉस होगा, इफ हिज प्रॉपर्टी गेट्स डैमेज, तो इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिस करती है कि मैं उस फाइनेंशियल लॉस को कंपनसेट कर दूंगी. लेट मी रिपीट. According to principle of indemnity, if the insured suffers any financial loss because his property gets damaged, in that case, insurance company promises the insured that it will compensate for the financial loss. Right? Now, अब इसमें कई बारी देखिए, यहाँ ये जो मैंने लिखा हुआ है स्टेटमेंट, कि इन सर्टेन केसेस जो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी देती है इंश्योर्ड को, इट मे बी लेस देन और लेस देन द एक्चुअल लॉस दैट हैज बीन इनकर्ड. अभी मैंने आपको बताया कि इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड को प्रॉमिस करती है कि अगर कोई फाइनेंशियल लॉस होगा तो इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट कर देगी. लेकिन कई बार क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन होता है वो ज्यादा भी, वो कम भी हो सकता है देन दी एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस. ठीक है. जैसे अगर एक्चुअल लॉस हुआ है 1 लाख का और इंश्योरेंस कंपनी जो है वो 80,000 दे रही है, तो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन इज लेस देन दी एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस. बट एक चीज आपको याद रखनी है कि जो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन जो इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, इट कैन नेवर बी मोर देन द लॉस. कम तो हो सकता है, लेकिन अमाउंट ऑफ कंपनसेशन कैन नेवर एवर बी मोर देन द अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल लॉस. राइट? ओके. तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल है कि अगर बाइक जो इसकी इंश्योरेंस की हुई है, कितने की थी, 50,000 की, और वो बाइक जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है. राइट? सो इन दैट केस यहाँ पे देखिए कंपनसेशन कितनी इंश्योरेंस कंपनी देगी, वो डिपेंड करता है कि उस बाइक की एक्चुअल मार्केट वैल्यू क्या है एट द टाइम ऑफ द एक्सीडेंट. आई एम रिपीटिंग कि बाइक की इंश्योरेंस कराई थी 50,000 की, और वो बाइक जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है. अब अमाउंट ऑफ कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी कितना देगी, वो डिपेंड करता है कि उस बाइक की एक्चुअल मार्केट वैल्यू क्या है एट द टाइम ऑफ द एक्सीडेंट. अगर बाइक की एक्चुअल मार्केट वैल्यू 30,000 है, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है कितना देगी, 30,000 देगी, 50,000 नहीं देगी. नंबर 1. नंबर 2, पार्शियल लॉस का एग्जांपल है कि अगर बाइक जो है वो रिपेयरेबल है, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है कॉस्ट ऑफ रिपेयर देगी.
लेकिन कॉस्ट ऑफ रिपेयर भी कितना देगी, वो जितना भी कॉस्ट देगी, कंपनसेशन देगी, वो देने के टाइम जितना भी अमाउंट जो है, जितना भी ये बाइक डिप्रिशिएट हुई थी, वो अमाउंट माइनस कर देगी। Why? क्योंकि this prevents the insured from gaining the financial benefit by receiving brand new parts in place of old used one. Let me explain. तो इस केस में क्या है, बाइक जो है उसका रिपेयरेबल है, तो अब अगर जो इंश्योर्ड है वो पुराने रिपेयर पार्ट्स की जगह बिल्कुल ब्रांड न्यू पार्ट्स का क्लेम मांगता है इंश्योरेंस कंपनी से, तो ये तो गलत है। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है कि रिपेयर की जब कॉस्ट जब उसको कंपनसेट करनी होती है, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है उस कंपनसेशन अमाउंट में से ये माइनस कर देती है, डेप्रिसिएशन माइनस कर देती है, राइट। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे सपोज 8,000 का जो है न्यू पार्ट्स की कॉस्ट है, न्यू पार्ट्स के जो रिप्लेस करने हैं उसकी कॉस्ट है 8,000। अब कंपनी पूरा 8,000 इंश्योरेंस कंपनी नहीं दे देगी, इसमें से कंपनी जो है सपोज 3,000 डेप्रिसिएशन, जो पुराने पार्ट्स जो हैं ओल्ड पार्ट्स जो बेसिकली रिप्लेस हो रहे हैं, राइट, जो यूज किए जा रहे हैं, ओल्ड पार्ट्स की जगह न्यू पार्ट्स डाले जा रहे हैं, वो 8,000 के हैं। और इसमें से 8,000 अब कंपनी ने जो है वो उसको कंपनसेट करेगी, 8,000 में से डेप्रिसिएशन भी माइनस कर देगी, और नट शेल में सिर्फ 5,000 ही कंपनसेशन जो है इंश्योर्ड को मिलेगा, राइट। सो इंडेमनिटी में क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिस करती है कि अगर फाइनेंशियल लॉस होगा इंश्योर्ड को, तो इंश्योरेंस कंपनी वो फाइनेंशियल लॉस को कंपनसेट करेगी। लेकिन फाइनेंशियल लॉस का अमाउंट जो कंपनसेट करती है इंश्योरेंस कंपनी, वो कम तो हो सकता है, बट इन नो सर्कमस्टांसेस वो अमाउंट कभी भी जो है ज्यादा नहीं होगा देन द अमाउंट ऑफ एक्चुअल लॉस, राइट। कंपनसेशन का अमाउंट जो है इट कैन नेवर एवर बी more than the amount of actual loss. Okay. लेकिन there are certain exceptions to the principle of indemnity. यानी ये मैं आपको पहले ही बताया था कि लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के में प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि जो ह्यूमन लाइफ है उसको हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। अगर किसी की डेथ हो जाती है तो आप उसको लाइफ की क्या वैल्यू है उसका आप एस्टिमेट नहीं कर सकते, so it does not apply to the life insurance contract. Number 2, agreed value policies में भी principle of indemnity applicable नहीं होता। तो कई बार क्या होता है, इंश्योरर और इंश्योर्ड पहले ही एग्री कर देते हैं, they agree on the value of the property when the policy is insured। जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हैं, पॉलिसी जो है एग्री कर रहे हैं, तो वो पहले ही तय कर लेते हैं आपस में, इंश्योरेंस कंपनी भी और इंश्योर्ड भी, कि इतना जो वो डिसाइड कर लेते हैं कि वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी जो है इट इज दिस मच, वो एग्री कर लेते हैं एक अमाउंट में। तो जब भी लॉस होता है तो इंश्योरर जो है यानी इंश्योरेंस कंपनी वो एग्रीड अमाउंट पे करता है टू दी इंश्योर्ड, राइट। उसमें जितना भी, जैसे दोनों ने अगर पहले तय किया था कि 80,000 जो है एग्रीड वैल्यू है ऑफ द प्रॉपर्टी, जब वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे थे उन्होंने बोला था 80,000 हम एग्री करते हैं कि अगर लॉस होगा तो हम इतना ही, इंश्योरेंस कंपनी कहती है इतना पे करेंगे। तो अब कितना भी एक्चुअल लॉस हो, इंश्योरेंस कंपनी कितना कंपनसेट करेगी, जितना अमाउंट एग्री किया गया था। थर्ड केस इज रीइंस्टेटमेंट पॉलिसीज। तो ये ज्यादातर फायर इंश्योरेंस में यूज होती है रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी। तो जो प्रॉपर्टी इंश्योर्ड की गई है उसकी रिप्लेसमेंट वैल्यू होती है। तो अगर टोटल लॉस के केस में, ठीक है, अगर प्रॉपर्टी पूरी डैमेज हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, या प्रॉपर्टी को रिप्लेस कर देगी नई प्रॉपर्टी से, या इट विल पे दी कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट, ये ऑप्शन होता है। तो रीस्टेटमेंट पॉलिसी में insured is required to insure the property for the replacement value, the value at which it will be replaced। तो इस वाले में जो है पहले से ही इसमें
डिसाइड हो जाता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो क्या पे करेगी, इट विल replace the property at the replacement value, right? Now principle of subrogation. Principle of subrogation जो है it is an extension, मैं इसको it is an extension of the principle of indemnity. तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी में क्या था कि इंश्योरेंस कंपनी कह रही है कि जब भी फाइनेंशियल लॉस होगा इंश्योर्ड को तो इंश्योरेंस कंपनी विल कंपनसेट फॉर दैट फाइनेंशियल लॉस। उसी प्रिंसिपल का एक्सटेंशन है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। सो व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन? इसमें देखिए कि क्या होता है कि इंश्योर्ड को जब फाइनेंशियल लॉस होता है और इंश्योरेंस कंपनी जब वो कंपनसेट कर देती है इंश्योर्ड को फॉर द फाइनेंशियल लॉस, तो समटाइम्स व्हाट हैपन, इंश्योरेंस जो इंश्योर्ड है इंश्योर्ड को कंपनसेशन दोबारा मिलती है थर्ड पार्टी से भी। उसको कोई लॉस हुआ है, लेट मी जस्ट क्लियर दिस एग्जांपल कि मिस्टर एक्स है, ठीक है, ये इंश्योर्ड है, इसने अपनी बाइक जो है इंश्योर्ड कराई थी विद द इंश्योरेंस कंपनी। अब एक्स का जो बाइक है वो डैमेज हो जाती है बिकॉज इसकी जो बाइक थी वो डैमेज क्यों होती है? बिकॉज ऑफ वाइज नेग्लिजेंस। एक आदमी है, ठीक है, वो बहुत ही उसकी नेग्लिजेंस की वजह से इसकी बाइक जो है डैमेज हो जाती है। अब एक्स को कंपनसेशन मिल जाता है फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी एंड एट द सेम टाइम एक्स क्या करता है, कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी से तो ले चुका है, अब वो कंपनसेशन दोबारा ले लेता है वाई से भी, जिसकी वजह से उसकी बाइक डैमेज हुई थी। नाउ व्हाट विल हैपन? So in this case, first let me read this, then I will explain you. कि in case the insured after having received compensation for the loss from the insurer also received from another person any amount towards such loss, he will be placed in a position of gain which is against the principle of indemnity. Hence the insurer will have the right to recover the indemnity paid to the insured. तो जब इंश्योर्ड जो है यानी एक्स ने कंपनसेशन ले लिया इंश्योरेंस कंपनी से भी और वाई से भी ले लिया, जिसकी वजह से उसकी बाइक डैमेज हुई थी। अब इंश्योरेंस कंपनी का पूरा राइट है कि जो भी उसने अमाउंट ऑफ कंपनसेशन एक्स को दिया था वो रिकवर कर ले, राइट? ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो जो एक्स है ही विल बी इन द पोजीशन ऑफ गेन, और ये जो पोजीशन ऑफ गेन है उसको फायदा हो जाएगा एंड दिस इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी बोलता है मैं सिर्फ फाइनेंशियल लॉस का कंपनसेशन जो है वो अलाउ करूंगा, लेकिन वो ये कभी भी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी ऐसा कहीं पे भी नहीं बोला हुआ है कि फाइनेंशियल लॉस अगर होता है और उसकी वजह से इंश्योर्ड को कंपनसेशन मिलता है तो ही विल द इंश्योर्ड को उससे गेन होगा। So position of gain is against the principle of indemnity. So I am repeating, according to principle of subrogation, अगर इंश्योरेंस कंपनी जो है इंश्योर्ड को कंपनसेट कर देती है और इंश्योर्ड कंपनसेशन किसी और थर्ड पार्टी से भी ले लेता है, in that case insurance company has the full right to recover the compensation paid to the insured, paid to the X। तो इंश्योरेंस कंपनी का पूरा राइट है कि जितना अमाउंट ऑफ कंपनसेशन उसने X को दिया था वो वापस रिकवर कर ले। बट इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि देयर इज अ लिमिटेशन, कितना अमाउंट वो रिकवर कर सकती है इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, वो हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि इंश्योरेंस कंपनी जो है इट कैन नॉट रिकवर मोर देन व्हाट इट पेड। इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ उतना ही अमाउंट रिकवर करेगी जितना उसने दिया है, उससे ज्यादा का अमाउंट रिकवर वो नहीं कर सकती इंश्योर्ड से, राइट? तो अगर इंश्योर्ड जैसे यहाँ पे देखा है टोटल लॉस कितना था 1 लाख, इंश्योरेंस कंपनी ने दिया है 80,000 कंपनसेशन। अब
इंश्योरर जो है यानी इंश्योरेंस कंपनी बाद में जो 80,000 तो इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर कर लिया, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी ने 80,000 कंपनसेशन पे कर दिया। लेटर द पर्सन जो थर्ड पार्टी ने कितने पे कर दिए, 1 लाख। तो लॉस कितना था, मैं दोबारा इसको बोल देती हूँ, 1 लाख का। इंश्योरेंस कंपनी ने 80,000 कंपनसेशन दिए और थर्ड पार्टी से भी कंपनसेशन ले लिया 1 लाख। तो इंश्योरेंस कंपनी अब कितना कंपनसेशन क्लेम करेगी इंश्योर्ड से, कितना, जितना उसने उसको कंपनसेशन दिया था, यानी 80,000। वो 1 लाख नहीं क्लेम कर सकती, वो सिर्फ उतना ही अमाउंट क्लेम कर सकती है इंश्योर्ड से जितना अमाउंट उसने इंश्योरेंस कंपनी ने कंपनसेट किया था, राइट। ओके, नाउ एक एक्सेप्शन है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन का कि दिस प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन डज नॉट अप्लाई टू लाइफ एंड पर्सनल एक्सीडेंट। जैसे प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी में भी यही था कि लाइफ और पर्सनल एक्सीडेंट में प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इज नॉट एप्लीकेबल। सिमिलरली प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन डज नॉट अप्लाई टू लाइफ एंड पर्सनल एक्सीडेंट, राइट। ओके, अब in case the death of the person is caused by the negligence of another person, legal heirs of the deceased can initiate proceedings to recover from the guilty party a compensation which will be in addition to the proceeds of the life insurance policy of the deceased। क्या मतलब है इसका, इसके लिए मैं यहाँ से आपको बेसिकली समझा देती हूँ। मैंने अभी आपको क्या बताया है कि लाइफ इंश्योरेंस के केस में प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन एप्लीकेबल नहीं होता। तो अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ सम अदर पर्सन नेग्लिजेंस, तो जो उस जिसकी डेथ हुई है उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से भी कंपनसेशन क्लेम करेंगे और साथ में दे कैन क्लेम द कंपनसेशन फ्रॉम द पर्सन जिसकी वजह से उसके उस पर्सन की डेथ हुई। तो जैसे एक रवि ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी 20 लाख की। अब रवि की डेथ हो जाती है एक्सीडेंट में, तो उसकी जो फैमिली है रवि की वो 20 लाख लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर सकती है। और अगर उसको 15 लाख कंपनसेशन मिल रहा है फ्रॉम द नेग्लिजेंट ड्राइवर, तो इट विल ऑल्सो टेक दैट 15 लाख। अब इस केस में इंश्योरेंस कंपनी जो है वो प्रिंसिपल सब्रिगेशन अप्लाई नहीं होगा और इंश्योरेंस कंपनी का कोई राइट नहीं है कि जो उसने 20 लाख कंपनसेशन दिया था टू द फैमिली ऑफ द डिजीज पर्सन, वो 20 लाख कंपनसेशन रिकवर नहीं कर सकती ये बोल के कि 15 लाख थर्ड पार्टी से भी मिली, ठीक है। तो क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन अप्लाई नहीं होता है। वैसे प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन क्या बोलता है कि अगर इंश्योरेंस कंपनी ने फाइनेंशियल लॉस कंपनसेट कर दिया है इंश्योर्ड को और एट द सेम टाइम इंश्योर्ड किसी और थर्ड पार्टी से भी फॉर द सेम फाइनेंशियल लॉस कंपनसेशन ले रहा है, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है अपना जो अमाउंट उसने कंपनसेट किया था इंश्योर्ड से रिकवर कर सकती है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता। एंड नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो ये प्रिंसिपल एक्सटेंशन है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन का क्या मतलब है? प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली जब व्हेन मोर देन वन इंश्योरेंस पॉलिसी इज टेकन टू कवर द सेम रिस्क, ठीक है, सेम रिस्क को आपने कवर किया है दो या दो से ज्यादा इंश्योरेंस पॉलिसी, एक या एक से ज्यादा इंश्योरेंस पॉलिसी से, तो उसको हम बोलते हैं डबल इंश्योरेंस। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, if a person has taken more than one insurance policy for the same risk, फिर उस केस में सभी इंश्योरर, सारी इंश्योरेंस कंपनी जो है कंट्रीब्यूट करेंगी टुवर्ड्स द अमाउंट ऑफ लॉस। जब भी लॉस होगा तो ऑल द इंश्योरेंस कंपनी, ऑल द इंश्योरर विल कंपनसेट फॉर द लॉस। लेकिन किस रेशो में लॉस को कंपनसेट किया जाएगा? इन प्रपोर्शन टू द अमाउंट एश्योर्ड बाय ईच ऑफ देम। सो अभी नहीं क्लियर होगा मुझे पता है, तो पहले मैं एग्जाम्पल से ही ये समझाऊंगी तब आपको क्लियर होगा। सपोज इंश्योरेंस पॉलिसी इस कंपनी ने ली है, ठीक है, टू कवर द रिस्क ऑफ फायर, राइट, और इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, और इंश्योरेंस पॉलिसी जो ली है
ए कंपनी है उससे 10 लाख के लिए, बी से 20 लाख के लिए, सी से 30 लाख के लिए। सेम बिल्डिंग, सेम ऑफिस बिल्डिंग को इंश्योर किया है अलग अलग पॉलिसी लेके। ए पॉलिसी, जो पॉलिसी ए है 10 लाख के लिए फॉर द बिल्डिंग, पॉलिसी बी 20 लाख, पॉलिसी सी 60 लाख, राइट। अब उस बिल्डिंग में आग लग जाती है तो कंपनी ए कितना तीनों कंपनीज कंपनसेट करेंगी। सबसे पहली बात, कंपनी ए भी, कंपनी बी भी, कंपनी सी भी। लेकिन कितना कितना कंपनसेट करेगी? कंपनी ए कितना कंपनसेट करेगी इन द रेशो, कितनी रेशो? 10 लाख की पॉलिसी उसने कंपनी से ली थी और टोटल पॉलिसी कितनी है? 60 लाख। ये प्रोपोर्शन हो गया। और लॉस कितने का था? सपोज 6 लाख का डैमेज हुआ था, 6 लाख का क्लेम था, लेकिन 6 लाख जो है कंपनी ए सिर्फ नहीं देगी, ए बी सी तीनों मिलके 6 लाख कंपनसेट करेंगे। कैसे करेंगे? 6 लाख है तो ये कितना हो गया आपका? सो इट इज 1 लाख रुपए देगी कंपनी ए। इसी तरह कंपनी बी कितनी देगी? 20 लाख की पॉलिसी थी, टोटल पॉलिसी इंटू 6 लाख, तो ये तो हो गया आपका, तो 2 लाख रुपए कंपनी बी। इसी तरह कंपनी सी भी 3 लाख देगी। ठीक है, तो इस तरह ये एक रेशो में जो है कंट्रीब्यूट करते हैं, लॉस को कंपनसेट करते हैं। और किस रेशो में करते हैं? दे कंट्रीब्यूट द लॉस इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट एश्योर्ड बाय ईच ऑफ देम। ये देखिए, दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। नाउ प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा, प्रॉक्सिमिटी कॉज। तो ये एक लेटिन फ्रेज है जिसका इंग्लिश में मीनिंग है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। सो अंडर दिस प्रिंसिपल जो लॉस है प्रॉपर्टी का, वो प्रॉपर्टी का लॉस किसी भी मोर देन वन रीजन हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, तो जो नियरेस्ट cause होगा that will be taken into consideration. I know it is not clear. What does it mean? I will explain with the help of example. ठीक है, जैसे एक बिजनेसमैन है, उसने अपने गुड्स इंश्योर किए हैं 4 लाख के, राइट। सो गुड्स इंश्योर किए हैं उसने 4 लाख के। तो अगर गुड्स आर डिस्ट्रॉयड बाय द फायर, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो उसने प्रॉमिस किया है कि अगर गुड्स आर डिस्ट्रॉयड बाय फायर इट विल कंपनसेट फॉर द फाइनेंशियल लॉस। नाउ फायर जो है वो प्रॉक्सिमेट कॉज है, राइट, इट इज द मेन कॉज। अगर गुड्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं फायर की वजह से नहीं होते, गुड्स अगर डिस्ट्रॉयड होते हैं बिकॉज ऑफ एक्सेसिव हीट, तो इंश्योरेंस कंपनी लायबल नहीं है कंपनसेशन पे करने के लिए। तो जो भी आपने पॉलिसी किस कंटेक्स्ट में लिया, आपने कौन सी पॉलिसी लिया? आपने लिया फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, आपने गुड्स की इंश्योरेंस करवाई है 4 लाख की, और आपने इसमें क्या था, इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, इफ गुड्स गेट डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर द फाइनेंशियल लॉस। अगर गुड्स डैमेज तो हो रहे हैं लेकिन नॉट बिकॉज ऑफ फायर बट बिकॉज ऑफ एक्सेसिव हीट, तो इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट नहीं करेगी, राइट। सो कॉजा प्रॉक्सिमा में व्हेन द लॉस इज द रिजल्ट ऑफ 2 और मोर कॉज, जो डायरेक्ट मोस्ट डोमिनेंट और मोस्ट इफेक्टिव कॉज होगा ना लॉस का, दैट हैज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, राइट। सो दिस इज, ये भी एक एग्जांपल के थ्रू ही यहाँ पे समझाया हुआ है कि कार्गो शिप बेस जो है वो पंचर हो गया था ड्यू टू रैट्स। अब उसकी वजह से पानी जो सी वाटर था वो शिप के अंदर आ गया और कार्गो मतलब गुड्स जो थे वो सारे डैमेज हो गए। तो 2 कॉजेज है शिप के डैमेज होने के, कि एक तो कार्गो शिप जो है वो पंचर हुई है बिकॉज ऑफ रैट्स, एक तो ये रीजन है, और दूसरा कार्गो शिप क्यों डैमेज हुई है? क्योंकि सी वाटर जो है वो शिप के अंदर आ गया। सो इन दिस केस
सी वाटर, रिस्क ऑफ सी वाटर जो है इट इज कवर्ड, बट द फर्स्ट कॉज दैट इज डैमेज ड्यू टू रैट इज नॉट कवर्ड. नियरेस्ट कॉज ऑफ डैमेज का क्या है? सी वाटर. इंश्योर्ड मस्ट पे द कंपनसेशन. तो अगर मैरीन इंश्योरेंस, मैरीन मतलब कि अगर शिप को कोई भी डैमेज हो जाता है, ठीक है, शिप को कोई भी डैमेज होता है ड्यूरिंग इट्स जर्नी, सो कंपनसेशन विल बी पेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी. तो यहाँ पे मेन कॉज क्या है शिप के डैमेज होने पे जिसमें कंपनसेशन मिलेगा? कि व्हेन द शिप इज ऑन टुवर्ड्स इट्स जर्नी, तो सी वाटर अगर शिप में अंदर आ गया है, ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट गुड्स डैमेज हो गए, तो मेन कॉज क्या है? इट इज सी वाटर. सो द कंपनी विल कंपनसेट. राइट. तो मेन इसमें इससे भी अच्छा एग्जांपल मैंने आपको जो बताया है कि अगर इंश्योरेंस कंपनी ने बोला है कि फायर की वजह से अगर कोई भी नुकसान होगा तो कंपनसेशन मिल जाएगा. अगर फायर की वजह से लॉस नहीं हुआ और एक्सेसिव हीट की वजह से लॉस हुआ है, तो उस केस में कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी. राइट. ओके. After this, we will start with unit 2. This unit 1 is over. In the next video, I will start with unit 2. Till then, stay tuned to my channel. Thank you for watching the video.